आगे बात करते हैं उसके बाद हम लोग दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो प्रेजेंट पोजीशन है पार्लियामेंट के अंदर अंडर आर्टिकल 368, इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर तक मैं आपको ये बता रहा था, ये टसल चल रही है पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की, प्रोमिनेंटली एग्जीक्यूटिव वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की। और जो मेरी बात लिखनी नहीं है वो थी आगे मतलब एंड पॉइंट श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की। अगर आपसे कोई पूछे, राइटर आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है, और ये राइटर के बताने से नहीं है, ये जो प्रेजेंट पोजीशन है हमारी पॉलिटी की वो उसके बेसिस पर है कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 का हवाला लेते हुए, जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट यस इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस एनी पार्ट में क्या फंडामेंटल राइट्स आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। बस वो एक चीज का ध्यान रखे, इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ना बदले। अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। ये है 24 अप्रैल 1973 की लक्ष्मण रेखा। हम जब राइट टू प्रॉपर्टी के एबॉलिशमेंट की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं ईयर, एक तो 1978 है ना, और जब आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट, राइट। इस चीज में किसी को कोई डाउट, कोई शक नहीं ना। इसके 5 साल के गैप के बाद हम लोग ये चीज मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो चीजें होती है, जो डॉक्ट्रिन होती है, उसके अंदर ये केसेस बनेंगे। अब यहां पर ये केस था फंडामेंटल राइट का। अब फंडामेंटल राइट को वो ऑलरेडी बोल रहा है, ऑलरेडी यहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर बोल रहा है केशवानंद भारती केस के अंदर कि पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रेज और टेक अवे फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब ये लक्ष्मण रेखा के बाद ये इशू आया, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने का, जो कि हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, और ये इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के 5 साल बाद आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे मान गया? फिर इसकी वैलिडिटी कैसे बरकरार रखी कि जब सरकार ने इसको हटाया भी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी और इसको, इसकी वैलिडिटी को बरकरार रखा? ऐसा क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या पूछा, मैं रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन। देखो श्रेया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की लक्ष्मण रेखा ये है मयूर, ठीक है। इसके 5 साल के बाद सरकार कोशिश कर रही है मौलिक अधिकारों को हटाने की। इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जजमेंट और इसका दिलासा देते हुए सुप्रीम कोर्ट हमें बोल चुका है क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कि फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 368, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो कि इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बात बोलने के 5 साल के बाद हट रहा है, वो भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 में आ गई, 5 साल के बाद हट रहा है, और वो भी मौलिक अधिकार हट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकालने के लिए वैलिड क्यों मान रहा है इस चीज को, सरकार के सेक्शन को क्यों? ये जानना है मुझे आपसे। अरे यार, हाँ, तो प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी एक्चुअली हाँ, प्रॉपर्टी एक्चुअली सब लोगों को एक बेसिक चीज बांट रहा है, और वो है लैंड, क्योंकि हमें लेकर आने हैं इस टाइम पर लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, सरकार मत, हाँ मैं वही बोलना चाह रहा था, यही वर्ड चाहिए था मुझे। सरकार वेलफेयर अप्रोच का सहारा लेते हुए अगर एक एफआर की कुर्बानी दे रही है, जिसकी वजह से हमारे समाज में हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है, अगर वो ब्रिज हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है। यानी कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट किसको कंसिडर कर रहे हैं?
हायर मीन्स को, टू अचीव हायर एंड्स, बड़ी चीजों को। मतलब अब कहने, मतलब इसका मतलब ये है श्रेया, एक नजरिए में मयूर कहने को तो हम मान सकते हैं कि अरे यार बाप रे, मौलिक अधिकारों को छेड़ रही है सरकार, उसको निकाल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको वैलिड करार दे रहा है। ये टर्म सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, यानी में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार। लेकिन अगर वेलफेयर अप्रोच के परस्पेक्टिव से देखें श्रेया, तो ये मौलिक अधिकार जिसको हटाया जा रहा है उसका टाइटल हमें बोलना चाहिए सामने वाले से कि बेटा जान भी लो कि टाइटल क्या उसका, उससे होगा क्या। अगर उसको हटाकर लीगल राइट बनाया जा रहा है तो उससे फायदा क्या होगा। बल्कि अगर इसको एफआर रखा जाता ना, अगर इसको फंडामेंटल राइट रखा जाता, तो ये अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है ये और ज्यादा होता, राइट। बहुत सारी चीजें नहीं होती। अब अच्छा एक बात बताओ, आज के समय में अंबानी अदानी के पास जितना पैसा है तो हमें तो जाके चंद्रमा पे अपना घर बनाना पड़ता, पूरे इंडिया ले चुके होते। क्यों श्रेया चैनी, सारी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सबको हर एक जगह से खरीद चुके होते, और फिर किसानों की ना जमीन पे जमीन रहती ना कुछ रहती, पूरी प्रॉपर्टी इनकी होती। वो एक लीगल राइट है। और लीगल राइट के तहत जैसे दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी, सरकार ने सबसे बोला था कि हम हायर एंड्स के लिए आपके घरों को पीछे सरकार ने जा रहे हैं, डोंट वरी आपको मुआवजा मिलेगा, है ना। तो वेलफेयर अप्रोच के साथ सरकार ने पैसा भी दिया, जो उस टाइम पर प्रॉपर्टी के रेट चल रहे थे उससे ज्यादा ही दिया बल्कि पैसा, है ना। अब वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो क्या कहते हैं मेरा लैंड है मेरी जमीन है, इसको कैसे करा जा सकता है, क्योंकि अब बेटा आप कुछ कर नहीं सकते, वो मौलिक अधिकार नहीं है। और ये वाली बात प्रूव हो गई, क्योंकि श्रेया अगर राइट टू प्रॉपर्टी एक अगर मौलिक अधिकार होता ना श्रेणी, अगर आज भी चल रहा होता, तो जितने बड़े बड़े मेट्रो या रेल प्रोजेक्ट जितने हमारे देश में है ना, कहीं पर एयरपोर्ट वगैरह, ये बन ही नहीं पाते कभी। इंडिया कभी डेवलपमेंट को अचीव ही नहीं कर पाता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कभी नहीं अचीव कर पाता श्रेया वो आगे चलकर, राइट। इसलिए इसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके लिए थोड़ी ना कोई रिस्पॉन्सिबल है। इंदिरा पॉइंट डूब गया। However, Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic structure of the Constitution. लेकिन ये चीज़ ना, बेसिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ है, इसके जो एलिमेंट्स है, ये फिक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जैसे जैसे आती रहती है, फ्रॉम 1973 टू 2023 आती रही, बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें ऐड होती चली गई। तो फ्रॉम वेरियस जजमेंट, देखो लिखा भी है, फ्रॉम वेरियस जजमेंट्स फॉलोइंग हैव इमर्ज एज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या क्या? एक, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। दूसरा, मतलब हमारे देश में सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इन तीनों शब्दों में कोई डाउट? सॉवरेन मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल पावर हमें कंट्रोल नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक मतलब सरकार विल रन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, जनता जब मर्जी चाहे उनको हटा सकती है, अकाउंटेबल वो बनेंगे, एंड गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना। रिपब्लिकन नेचर मतलब हमारे देश में जो नॉमिनल हेड होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो कौन होगा? एक इलेक्टेड पर्सन होगा। अब वो अलग बात है कि हमारे देश में क्या होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। सेकुलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या? हाँ, देश में, हमारे देश का कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है ना, अनलाइक पाकिस्तान जिसने क्या अडॉप्ट कर रखा है अपना टाइटल, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, थियोक्रेटिक स्टेट। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, अपने अपने डोमेन में ताकि वो काम करें। फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस फेडरल कैरेक्टर को छेड़ना है, हम लोग कैसा अमेंडमेंट यूज करें श्रेया अंडर आर्टिकल 368? हम्म 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी, ठीक है। और वो कैसे पास करेंगे अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में चीज को? सिंपल मेथोड से, वेरी गुड। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को हमें प्रमोट करना है,
अब ये चीज साफ तरीके से दिखती भी है ना डीपीएसपी में। डीपीएसपी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की, स्टेट की, कि उनको क्या बनाना है इंडिया को, कैसा स्टेट? वेलफेयर स्टेट। जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हर को जो चीज होगी इट विल बी अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ लॉज, रूल ऑफ लॉ, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपीस, हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र जुडिशरी, पार्लियामेंट की लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देख रहे हो, लिमिटेड पावर नॉट अनलिमिटेड पावर, इस चीज का ध्यान रखा जाए पार्लियामेंट के द्वारा, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल्स और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। अब जैसे ये 32 वाला कौन सा होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या ये एक एफआरबी है? ये सिटीजन्स के पास होता है, लेकिन अगर हमें इंसाफ मांगना है तो हम किसके पास जाते हैं? इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन 32 वाला जो है ना, जो 32 वाला है, इट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था यहां पर? 136 आर्टिकल दिखा देता हूं आपको, कोई बात नहीं। स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, 136। उसके बाद आपका है 141 एंड 142, ये रहा। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, और 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के तहत ये वाली जो चीज थी ना, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कौन एनफोर्स करेगा इसको? किसके ऊपर ये ऑर्डर है, किसके ऊपर लागू है ऑर्डर? गवर्नमेंट एंड फंक्शनरीज। ठीक है, अब जैसे एक बात बताओ सर, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कहीं पर कोई ब्रिज गिर गया था, कुछ गिर गया था, तो कंपनसेशन मिलनी चाहिए पर्सन को। सरकार ये बोलती है कि हमारी वजह से थोड़ी ना गिरा, हम कहते हैं हमारे बंदे थोड़ी ना उधर वो फावड़ा लेके तोड़ रहे थे उस ब्रिज को रात को जो गिर गया। बोल सकती है सरकार ये सुप्रीम कोर्ट से? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट की बातों की मान्यता है, उसका पालन करना चाहिए, ये है इसका मतलब। ठीक है, एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, सेम ये जो जैसे यहां पर पावर है, ऐसी हाई कोर्ट के पास पावर होती है अंडर 226 एंड 227। ठीक है, 226 पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। रिट्स तो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। 5 तरह की कौन सी रिट्स होती है शाइनी? corpus mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto, and 227 power of superintendence over all courts by the high court। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो डॉक्ट्रिन आप जानते हो वो केशवंत भारती केस से इमर्ज हुई है, राइट? केशवंत भारती केस के अंदर ये सारी चीजें जो है इमर्ज हुई हैं। अब इसके अंदर क्या है? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973, पॉपुलरली इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस, क्योंकि कौन सा फंडामेंटल राइट यहां से प्रभावित हो रहा था? राइट टू प्रॉपर्टी। अब एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी,
separation of powers between legislature, executive, judiciary, republic and democratic form of government, secular character of constitution, federal character of constitution, sovereignty and integrity of India, freedom and dignity of the individual, mandate to build a welfare state and parliamentary system. उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी केस, पॉपुलरली नोन एज इलेक्शन केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण. इसने कंप्लेंट फाइल करी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ. और श्रेय, एक चीज़ याद है आपको, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक दिन जब आप कोई डाउट पूछ रहे थे मुझसे, और आप लोगों को मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में वाली चीज़ कवर करवा चुका हूँ. इंदिरा गांधी जी की एमपीशिप कैंसिल कर दी गई थी स्पीकर के द्वारा, और उनको कटघरे में जाकर खड़ा होना पड़ा था, और उनको जेल भी हो सकती थी, लेकिन वो बच गई थी फिर बाद में, है ना. तो ये राजनारायण ही वो पर्सन था जिसने केस फाइल करा था इंदिरा गांधी के खिलाफ. तो इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिविजुअल, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड रिलीजन, गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, दैट इज रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विच इज इम्प्लाइड इन डेमोक्रेसी. उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहां पर क्या चीजें निकल कर आई? लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, भीम सिंह जी केस, वेलफेयर स्टेट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की यहां पर बात हुई, डीपीएसपीस, एसपी संपत कुमार केस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पी संभा मूर्ति केस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस, सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में यहां पर हाईलाइट करा गया अंडर, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142. इंदिरा स्वानी केस, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलरली नोन एज मंडल केस, रूल ऑफ लॉ. कुमार पद्मा प्रसाद केस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वेरी पॉपुलर. कीहोतो होलन वर्सेस जचीलू केस, ऑल्सो नोन एज डिफेक्शन केस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्ट्रक्चर. रघुनाथ राव केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. एसआर बोमई केस, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल रिव्यू. एल चंद्र कुमार केस 1997 का, पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227. जो सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात हो रही थी वो था दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस. हाई कोर्ट की जो पावर की बात हुई वही एल चंद्र कुमार केस. वो जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस था वो 1991 का था, उसके 6 साल के बाद आया एल चंद्र कुमार केस 1997 में. उसके बाद इंदिरा स्वानी 2 केस 2000 में, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, कुलदीप नैयर केस, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. एम नागराज केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. आईआर कोयलो केस 2007, पॉपुलरली नोन एज 9th शेड्यूल केस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल्स और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. राम जेठमलानी केस, ये आप जानते हो बड़े दिग्गज लॉयर थे ये, ठीक है, अब तो डेथ हो गई आई थिंक इनकी, ठीक है. पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. नमित शर्मा केस, सुना है राम जेठमलानी का नाम आपने? डेथ हो गई ना मयूर इनकी. डे 2019. फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुकी हैं, ठीक है. उसके बाद नमित शर्मा केस, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मद्रास बार एसोसिएशन केस, जुडिशियल रिव्यू एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 रिपीट करी गई यहाँ पर, ठीक है. ये आप केस अलग अलग जगह पर जब आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप इन केसेस को लिख सकते हो. बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटेड भी मिलेंगी. उन सारी चीज़ों का देखो, इसको ना लर्न ऐसे नहीं करा जाता. अब तो सामने दे रखा था तो मैंने पढ़ा दिया अभी आपको. इनको ऐसे लर्न करता हूँ मैं पर्सनली, जब एग्जाम से पहले या कुछ भी है, जब मैं अपनी कंपाइलेशंस करता हूँ. जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, आपने लिखा सुप्रीम कोर्ट की पावर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, यह रूल ऑफ लॉ है. तो इसके रूल ऑफ लॉ की मैंने एक हेडिंग बनाई और फिर इसके अंदर लिखा मैंने कि सुप्रीम कोर्ट की ये वाली जजमेंट थी, ये वाली जजमेंट थी, ये वाली जजमेंट थी. जुडिशियल रिव्यू,
ये जजमेंट, ये जजमेंट, ये जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, ये जजमेंट, ये जजमेंट, ये जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ऐसे करते करते कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कौन कौन से केस में हाईलाइटेड है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे करके आपको लर्न होगा ये। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था ज़रा। ये यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था एक बारी। ठीक है। सो ये यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट वाज हेल्ड इन कोयलो केस इन दिस कंटेक्स्ट, कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमंग्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी जुडिशरी के बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अंदर क्या जुडिशियल रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई आर कोयलो केस ये जो था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। रूल ऑफ लॉ की बात यहाँ पर करी गई, सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। बस आपको सिंपली ये पॉइंट बताकर आने होते हैं जब भी वो आपसे पूछे। कभी ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं कि उसने केस के बारे में कभी नहीं पूछा, ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था। लोग इसके बाद पागलों की तरह सुप्रीम कोर्ट के केसेस के जजमेंट के मतलब कंपाइलेशन बनाने लग गए, A4 शीट्स बनाने लग गए। यार देखो, ऐसे तैयारी नहीं होती है इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की, क्योंकि आप तो एक बुक खरीद के ले आओगे, आप लक्ष्मीकांत से कंपाइलेशन कर लोगे, लेकिन जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो, छोटे मोटे बड़े केसेस में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट की छोटी मोटी जजमेंट आती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस चीज़ को लेकर भी आती है कि उधर कोई नाला है, वो गंदा है, उसको साफ करो। तो आप क्या हर चीज़ों के कंपाइलेशन बनाते रहोगे। अब इंस्टीट्यूट्स का कहना ये था, ये बहुत एक रिमार्केबल इंपॉर्टेंट जजमेंट वाला केस था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। पता होना चाहिए से था क्या मतलब होता है फिर? ऐसे तो पृथ्वी की बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये कोई मतलब नहीं होता। वो क्वेश्चन ऐसा था कि इसका अगर मैं पर्सनली होता तो इसका पहला पार्ट छोड़ देता मैं। ठीक है। लेकिन मेरे को मार्क्स फिर भी पूरे नहीं मिलते, मैं जानता हूँ 1 या 2 नंबर मिलते हैं, शायद से 0 ही मिलता, लेकिन फिर भी इसको एड्रेस करने की कोशिश करता अगर मेरे पास टाइम बचता बाकी क्वेश्चंस के बाद। तो क्योंकि ये वाला आस्पेक्ट मैं आराम से एड्रेस कर सकता हूँ, भले मुझे कोयले केस के बारे में नहीं पता। कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी बेसिक फीचर्स है, क्योंकि आप बार बार देखोगे जुडिशियल रिव्यू की बार बार बात यहाँ पर हो रही है, और इस केस के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट हाईलाइट करा गया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि सारे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जुडिशियल रिव्यू की सबसे की इंपॉर्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो हम ऑब्वियसली बात है सिर्फ इसी की साइड नहीं लेंगे कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम बनाकर लिख सकते हैं। अब कोयले को इसके बारे में नहीं पता तो नहीं पता भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इवन मैंने तो लॉ ऑप्शनल वालों से भी कई बार पूछा मैंने तो कि तुम्हें पता था इस केस के बारे में, तो उन्होंने बोला कि रिकॉल नहीं कर पाए हम लोग। किसी किसी ने बोला हाँ थोड़ा बहुत हमें याद आ रहा था, लेकिन जीएस पेपर 2 में हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। कुछ बोल रहे थे कि हमने सुना है इसके बारे में, हमें कुछ भी लिखने लायक नहीं आ रहा था याद कि हम ऑन द स्पॉट क्या लिखें। बस इतना कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है फ्यूचर में प्रिपेयर करने के लिए कि अगर हमारे सामने कल कोई ऐसी चीज़ें आए तो हम क्या करें। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको केसेस की रेफरेंस चाहिए तो इस चैप्टर में ये टेबल देख लो, आपके केसेस डन है पूरी तरीके से। तो आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और इसी के साथ आपका ये जो लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 है, अब इसके आपके सारे चैप्टर हो चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि मैं टाइम टू टाइम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ करवाता रहता हूँ, इसको मैंने अभी करवा भी चुका हूँ 90%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रोविजन मैंने आपको दिखाने, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करेंगे तब हम देख लेंगे। वैसे भी इसको कोई यहाँ से सोलो तरीके से देख रहा था वो पागल है, इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ ही रीड करा जा सकता है इस चैप्टर को, और स्टडी आईक्यू की बुक के साथ। मेकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा हो गया, सेलियंट फीचर्स हो गया, प्रीएम्बल हो गया, यूनियन एडेड टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, FR DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको तो हमने एक साथ ही करा था। और आज हमारे हो गए अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जो मेन चीज़ आपको करवानी है फाउंडेशन कोर्स में, वो करवाना है ये पार्ट 2। इसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादातर मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन इसके बाद
यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन कि आप मीन्स आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओ, और ऑब्वियस ही बात है इस इधर से कुछ भी फिल्म से ओरिएंटेड आएगा तो आप आराम से वो कर पाओगे। और इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपने सुन नहीं रखी हो, बस एक एक टॉपिक जो अभी तक आप तितर बितर होकर सुनते हुए आए थे उसके ऊपर एक एक चैप्टर है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के, क्या होता है ये, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस और इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 वाले, ठीक है, जिसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के सभी चैप्टर्स कंप्लीट करे लक्ष्मीकांत के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।